हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही ज़बरदस्त चल रही होगी और चलना भी चाहिए, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम का अंत समय है। आपके लिए एक एक मिनट बहुत ही अति महत्वपूर्ण है, तो एक एक मिनट का उपयोग करें। तो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे अति महत्वपूर्ण जीके जीएस प्रश्न, जो कि एसएससी जीडी एग्ज़ाम 3/12/2021 शिफ्ट 1 में आए हुए हैं। प्रायः देखा गया है कि एसएससी क्वेश्चनों को बार बार रिपीट करती है, तो आपके लिए एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है। आप लोग अंत तक बने रहें और अपना स्कोर ज़रूर कमेंट करें। और यदि आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। चलिए हम लोग समय को न गवाते हुए चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। तो अपनी क्लास का पहला प्रश्न है, धौलावीरा और लोथल की प्राचीन हड़प्पा बस्तियां वर्तमान भारतीय राज्य ब्लैंक प्लेस में स्थित हैं। तो आपको बताना है धौलावीरा और लोथल किस राज्य में स्थित हैं। तो ये गुजरात में स्थित हैं। धौलावीरा से पिछले टेस्ट में भी क्वेश्चन बना हुआ था मिस। तो आपको हड़प्पा सभ्यता को अच्छे से पढ़ना है, उससे लगभग लगभग प्रत्येक टेस्ट में एक ना एक प्रश्न जरूर आ रहा है, तो आपको याद रखना है। लोथल हड़प्पा सभ्यता का क्या था? बंदरगाह नगर था। क्या था? बंदरगाह नगर था। तो आपको याद रखना है लोथल क्या था? बंदरगाह नगर था। और लोथल किस नदी के किनारे बसा हुआ था? भोगवा। किस नदी के किनारे बसा था? भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ था। तो ये आपको याद रखना है। और एक चीज़ और, लोथल की खुदाई किसने करवाई थी? रंगनाथ राव ने। तो ये भी प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। लोथल बंदरगाह नगर कौन था? लोथल था। इस किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो भोगबा। और इसकी खुदाई किसने करवाई थी? रंगनाथ राव ने। तो ये आपको याद रखना है। हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अपना अगला प्रश्न है, वर्ष 2014 में भारत को आधिकारिक तौर पर निम्नलिखित में से किस बीमारी से मुक्त घोषित कर दिया गया? तो 2014 में भारत को पोलियो से मुक्त घोषित कर दिया गया। WHO ने मार्च 2014 में भारत तथा दक्षिण एशियाई देशों को पोलियो से पूर्णतः मुक्त घोषित कर दिया। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अपना अगला प्रश्न। अपना अगला प्रश्न है, धमनियां छोटी छोटी नलिकाओं में विभाजित होती हैं। ऊतकों तक पहुंचने पर वे और अधिक पतली नलिकाओं में विभाजित हो जाती हैं, जिन्हें कहा जाता है। तो पतली पतली नलिकाओं को क्या कहा जाता है? केशिका। तो इन्हें क्या कहा जाएगा? केशिकाएं। इंग्लिश में क्या कहेंगे हम लोग? कैपिलरीज। तो ये आपको याद रखना है। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। मुगल बादशाह अकबर के किस वित्त मंत्री ने दहसाला नामक कराधान की प्रणाली शुरू की थी? तो कौन था इनका वित्त मंत्री? राजा टोडरमल ने। राजा टोडरमल ने दहसाला कराधान की प्रणाली शुरू की थी। तो जैसे इसका नाम वैसे ही इसका काम। मिस क्या था इसमें? पिछले 10 सालों की फसलों का औसत निकाला जाता था। 10 वर्षों की फसलों का औसत, और जो भी औसत आता था उसका 1/3 भाग कर के रूप में लिया जाता था किसानों से। तो आपको याद रखना, दसाला में क्या था? पिछले 10 वर्षों के जो भी फसल होती थी उसका औसत निकाला जाता था, और जितना औसत आता था उसमें से 1/3 भाग कर के रूप में लिया जाता था। तो दसाला किसने स्टार्ट की थी? राजा टोडरमल में। चलिए हम लोग अगला प्रश्न पे चलते हैं। दुर्योधन सिंह नेगी निम्न में से किस खेल से संबंधित हैं? तो दुर्योधन सिंह नेगी का संबंध मुक्केबाजी से है। किससे है? मुक्केबाजी से। तो अपना ऑप्शन डी सही है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आपको अपने उत्तर को पहले गैस करना है और फिर मेरे द्वारा दिए गए उत्तर से मिलाना है। और यदि आपको गैस करने में समस्या हो रही है तो आप वीडियो को पुश करें और अपने उत्तर को गैस करें, मेरे द्वारा बताए गए उत्तर से मिलाएं। और वीडियो के अंत में आपके कितने प्रश्न सही हुए कमेंट जरूर करें दोस्तों।
चलिए अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा रियासतों के पूर्व शासकों की उपाधियां और विशेष अधिकारों को समाप्त कर दिया गया? 26 में, 27 में, 25 में, 24 में? तो ये आपको बताना है। तो 26 में संविधान संशोधन 1971 द्वारा जो भी पूर्व रियासतों के शासक थे उनके विशेष अधिकार और उपाधियों को समाप्त कर दिया गया। 26 में संविधान संशोधन 1971 के द्वारा, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम लोग। किस महान यात्री ने पश्चिमी क्षेत्रों पर ग्रेट टैग डायनेस्टी रिकॉर्ड नामक पुस्तक लिखी? तो द ग्रेट क्या है? द ग्रेट टैंग डायनेस्टी रिकॉर्ड ऑन द वेस्टर्न रीजन। ये बुक किसने लिखी है? हुवेन सांग ने। किसने लिखी है? हुवेन सांग ने लिखी है। अल बरूनी की फेमस पुस्तक कौन सी है? तहकीक ए हिंद। तहकीक ए हिंद। और इब्न बतूता की कौन सी है? रहला। इब्न बतूता की रहला, ये आपको याद रखना। तहकीक हिंद, अल बरूनी, इब्न बतूता रहला और द ग्रेट टैंग डायनेस्टी रिकॉर्ड ऑन वेस्टर्न रीजन, ये हुवेन सांग ने लिखा है। तो ये पुस्तकें अक्सर पूछी जाती हैं, तो ये आपको याद रखना है। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो जहांगीर का मकबरा, एतमाद उद दौला का मकबरा, अकबर का मकबरा, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा। तो जहांगीर का मकबरा उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। ये कहाँ पे है? ये लाहौर पाकिस्तान में है, वर्तमान में पाकिस्तान में है। और बाकी ये तीनों जो हैं वो उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। एतमाद उद दौला का मकबरा कहाँ है? आगरा में है। और अकबर का मकबरा कहाँ है? सिकंदरा में है, आगरा के पास सिकंदरा में। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में है। सीकरी, तो ये आपको याद रखना है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अपना अगला प्रश्न है, लोथल स्तर पर हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों की खोज निम्न में से किसने की थी? दोस्तों मैंने बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। एक एग्जाम में दो प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो लोथल स्तर की खोज किसने की थी? RS राव ने। मैंने आपको बताया था रंगनाथ राव ने की थी। तो ये आपको याद रखना है। और लोथल बहुत ही इंपॉर्टेंट था। इसे हड़प्पा सभ्यता की मिनी हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिनी हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। तो आपको याद रखना है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बैंक प्लेस पूंजीगत वस्तु के टूट फूट के लिए वार्षिक भत्ता है। टूट फूट क्या होती है? मूल्यह्रास होता है। तो ये इसका आंसर क्या जाएगा? मूल्यह्रास। किसी भी काम में जो टूट फूट होती है वो क्या होता है? ह्रास होता है, तो वो मूल्यह्रास होता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सी सिक्किम राज्य की पारंपरिक नृत्य शैली है? तो सिक्किम की पारंपरिक नृत्य शैली कौन सी है, ये आपको बताना है। तो चुटकी क्या है? सिक्किम की पारंपरिक नृत्य शैली है। आंसर वी आंसर हो जाएगा। मुखौटा कहाँ का है? मुखौटा अरुणाचल प्रदेश का है। और भोटिया और पांडव कहाँ का है? उत्तराखंड का है। तो ये आपको याद रखना है। दोस्तों नृत्यों से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको राज्य और उनसे संबंधित नृत्यों को अच्छी तरह कंप्लीट करके जाना है। दोस्तों यदि आपको मेरे द्वारा दिया गया कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपना स्कोर ज़रूर कमेंट किया करें। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? दिवसों से अक्सर प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो आपको याद रखना है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को। 24 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है।
चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अपना, प्रवरा, मंजीरा और मनेर नदियां किस नदी की ब्लैंक प्लस नदी की सहायक नदियां हैं? तो किसकी सहायक नदियां हैं? ये गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं। गोदावरी नदी की अन्य सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? इंद्रावती, पूर्णा, पेनगंगा। तो ये आपको याद रखना है। कावेरी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? सुवर्णवती, हेमवती और अमरावती। अमरावती। तो जितनी भी आपको याद रखना बती हैं वो किसकी है? कावेरी की हैं। बती किसकी है? कावेरी की, आपको याद रखना है। और कृष्णा की कौन कौन सी है? तुंगभद्रा, भीमा, कोयना, कोयना और वर्णा। पूर्णा किसकी है? गोदावरी की। और वर्णा किसकी है? कृष्णा की। आपको याद रखना है, इसमें अक्सर कंफ्यूजन होता है। पूर्णा गोदावरी की है और वर्णा किसकी है? वर्णा है कृष्णा की। तो आपको याद रखना। और नर्मदा की सहायक नदी कौन सी है? तवा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। किस वर्ष नेपाल ने राजतंत्र को समाप्त कर दिया और एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में उभरा? तो 2008 में नेपाल ने राजतंत्र को समाप्त कर लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में अपना नया सफर प्रारंभ किया। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अपना अगला प्रश्न होगा, स्टैचू ऑफ यूनिटी में स्थित है। स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ है? केवड़िया, नर्मदा जिला, गुजरात। तो ये आपको याद रखना है। और आपको बताना है इसका वास्तुकार कौन था। आपको बताना है स्टैचू ऑफ यूनिटी का वास्तुकार कौन था। इसके वास्तुकार कई बार प्रश्न पूछा गया है। प्रसिद्ध खेल हस्तियां के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन डच है? तो डच खिलाड़ी कौन है? जॉन क्रूफ। जॉन क्रूफ ये एक डच खिलाड़ी हैं जो कि एक फुटबॉलर हैं। क्या है ये? फुटबॉलर हैं। तो ये आपको याद रखना। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। चलिए अपना अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन इब्राहिम लोदी को पराजित करने के बाद पहला मुगल सम्राट बना? तो इब्राहिम लोदी को बाबर ने 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में पराजित किया था। कब? पानीपत के प्रथम युद्ध में पराजित किया था। इसके साथ ही दिल्ली सल्तनत पे एक नए वंश मिस बाबर ने किस वंश की स्थापना की थी? तो मुगल वंश की स्थापना की थी। और इब्राहिम लोदी किस वंश का शासक था? तो लोदी वंश का यह अंतिम शासक था। तो लोदी वंश खत्म होकर नया वंश मुगल वंश की स्थापना हुई। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पीने के लिए शुद्ध और उपयुक्त जल को ब्लैंक प्लेस के रूप में जाना जाता है। तो पीने के लिए जो जल होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? पेयजल, ड्रिंकिंग वाटर। तो ऑप्शन सी सही है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में अबोर पहाड़ियां स्थित हैं? कौन सी पहाड़ियां? अबोर पहाड़ियां स्थित है। तो अबोर किस राज्य में स्थित है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इसमें है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अबोर के अलावा मिसमी और मिकिर ये भी पहाड़ियां अरुणाचल प्रदेश में स्थित हैं। तो ये आपको याद रखना है। पहाड़ियों से संबंधित अक्सर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो इसके अलावा कौन सी? इलायची पहाड़ी। इलायची पहाड़ी केरल और तमिलनाडु में स्थित है। महेंद्रगिरी पहाड़ी उड़ीसा में स्थित है। सतपुरा पहाड़ी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और लगभग लगभग गुजरात में भी इसका हिस्सा आता है। नीलगिरी पहाड़ी तमिलनाडु और केरल में स्थित है। इसके अलावा खासी, गारो
पहाड़ियाँ कहाँ पे स्थित हैं? तो मेघालय में स्थित हैं। तो ये इस प्रकार पहाड़ियों से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना है। चलिए, गणेश चतुर्थी का धार्मिक त्योहार विशेष रूप से निम्नलिखित में किस राज्य से संबंधित है? तो ये आपको बताना है। वैसे तो गणेश चतुर्थी का त्यौहार लगभग संपूर्ण भारतवर्ष में मनाया जाता है, लेकिन ये विशेष रूप से महाराष्ट्र राज्य का त्यौहार है। और इसकी शुरुआत किसने की थी? लोकमान्य तिलक ने की थी। लोकमान्य तिलक ने की थी। तो ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों, ये रहे अपने आज के प्रश्न। आपके कितने प्रश्न सही हुए आपको कमेंट में जरूर बताना है। और दोस्तों, यदि आपको मेरे द्वारा दिया गया कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और भाई बहनों के बीच में शेयर करें, जिससे इसका लाभ वो लोग भी ले सकें। दोस्तों, ये एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न